वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आप सभी का डिलाइट एज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 की चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे, सामाजिक संस्था, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसे हम आज पार्ट नंबर 1 का कवर करेंगे। देखिए, और चैप्टर नंबर 2 में हमने लास्ट के चैप्टर 2 में देखा था कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी सामाजिक संस्थाएं देखी थी, जिसमें जाति को पढ़ा था, जनजाति को पढ़ा था, परिवार को पढ़ा था और बाजार को पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, समाज में जब असमानता आती है और बहिष्कार होता है तो इसको कायम रखने और बनाने में इन इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका है। ठीक है, समझ में आ रही है। देखिए, हम कहीं ना कहीं इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ पे ही पढ़े तो हम जानते हैं, जैसे हमने भिखारियों को देखा है, यहाँ छोटे बच्चों को छोटे भवनों में काम करते हुए देखा है, या दुकानों पे काम करते देखा है, या बड़े घरों में नौकरी करते हुए देखा है, या हमने देखा है कि वो बड़े बच्चों का काम करते हैं, या बड़े बड़े बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे ना बस्ता उठा करके उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के हम कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि क्या है कि हमने ये चीज़ कई बार देखी और हम देखते रह रहे हैं। बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है, जो एक अन्यायपूर्ण जैसा काम है, लेकिन हम ये चीज़ें चूँकि देखते आ रहे हैं। और विद्यालयों में आप देखते हैं बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव होता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं क्या है, रोज़ घटित हो रही है ना। हम इसे एक सामान्य सी बात मानने लगे हैं, जिसकी हमें लगता है कि ये नियम बदला नहीं जा सकता है। तो वहीं कुछ लोग तो इसे उचित मानते हैं। उन्हें क्या लग जाता है, उन्हें लगता है कि गरीब जो लोग हैं वो इसलिए गरीब और वंचित हैं क्योंकि उनके पास या तो योग्यता नहीं है, या तो पर्याप्त वो परिश्रम नहीं करते। उनकी परिस्थिति को ही वो दोषी ठहरा देते हैं। जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना अपने आसपास के लोगों में, तो जो निम्न स्तर के लोग हैं ना, जो जैसे कि जो खुदाई करते हैं या पत्थर तोड़ते हैं, वजन उठाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला खींचते हैं, ये सारे जो गरीब लोग हैं ना, ये कमर तोड़ परिश्रम करते हैं। मतलब इनका जो कमर परिश्रम का लेवल है वो बहुत हाई लेवल का होता है फ्रेंड्स। और शायद ही आपने देखा होगा कि वो लोग अपना जीवन को बहुत अच्छे से सुधार पाते हैं या उसमें एक हैवी परिवर्तन लेकर आ पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आज के टाइम पे कर भी रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी कठिनाइयों का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। इस पर एक स्लोगन, एक कहावत है, दक्षिणी अमेरिका में कहा जाता है कि यदि परिश्रम इतनी अच्छी चीज़ होती ना, तो अमीर लोग जो होते हैं वो उसे अपने लिए बचा करके रख लेते है ना सच। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि देखिए, कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता अगर आपके अंदर है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन आप ये देखते हैं कि अगर आप हैं जैसे और एक दूसरा व्यक्ति है, क्या इनके जो व्यक्तिगत प्रयास हैं और योगदान और भाग्य, ये क्या बराबर कभी भी होते हैं? जो एक बोलते हैं ना कि अगर ये सारी चीज़ें सबकी बराबर हो जाए तब तो हम मान लें कि भाई उनके अंदर कभी कोई असमानता ही नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है कि ये अक्सर बराबर नहीं होते, है ना, ये समान नहीं होते। तभी हमारे समाज में क्या होता है, असमानता आ जाती, इनइक्वालिटी आ जाती है और बहिष्कार, इसका रूप हम देखने को पाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच में होता है कि हमारे अंदर एक क्वेश्चन उठता है कि जो सामाजिक व्यवस्था और बहिष्कार है, आखिर सामाजिक कैसे मान लें कि आखिर ये सोशल है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसमें जो है ना, ये व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, समूह से संबंधित। तो कहते हैं कि ये जो है ना व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, समूह से संबंधित होता है। आप देखते हैं आसपास आपके यहाँ जो विषमता बहिष्कार हो रही है वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हो रही है, ग्रुप में के रूप में हो रही है। ये हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी था कि ये कैसे होता है। ये आर्थिक नहीं होता है बल्कि सामाजिक होता है। ये एक व्यवस्थित और संरचनात्मक रूप होता है। यानी असमानता कैसे डिसाइड हो रही है, इसका एक निश्चित सर्टेनिटी है, रूप है कि समानता, हम बोलते हैं कि असमानता यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये कैसे होता है सामाजिक विषमता। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जब आप देखते हैं ना हर समाज में, आप अपने आसपास के लोगों को भी देखिए, तो धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे ये सारे जितने भी संसाधन होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के लगभग एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। ठीक है, यही जो रूप होता है ना, यही विषमता का एक्चुअली में कारण बनता है। ठीक है, असमानता का कारण होता है। ये जो संसाधन होते हैं, ये संसाधन कितने रूप में होते हैं, वो बोला जाता है कि ये 3 रूप में होते हैं। सबकी आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी अलग अलग होती है। यानी कि आर्थिक मतलब संपत्ति और आय आपकी किस तरह की है। सामाजिक पूंजी यानी कि कितनी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपकी प्रतिष्ठा समाज में कैसी है। सामाजिक पूंजी यानी कि आपके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने अच्छे संपर्क हैं, आपकी सामाजिक संगतियाँ कैसी हैं। यानी कि अगर आपके प्रभावशाली अगर मित्र हैं या कोई संबंधी हैं तो आपको अच्छी सलाह देंगे, सहयोग देंगे, जिससे क्या होगा, आपकी तो ग्रोथ होगी ना। तो ये सारी चीज़ें सबके अलग अलग होते हैं।
ठीक है। अगर आप मान लीजिए अंबानी जी हैं, इनके खास एकदम खासम खास हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर तो पड़ेगा ना, आपकी भी वेल्थ हेल्थ सभी चीज़ों पे पड़ने वाला है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। और अगर हम देखें इनकी ही आर्थिक पूंजी की बात करें और एक गरीब की आर्थिक पूंजी की बात करें, तो इसमें फ़र्क है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक असमानता को बिल्ड करती है ना। तो ये चीज़ें हम बोल रहे हैं। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि देखिए इसमें सामाजिक स्तरीकरण जो भी होता है, ये भी एक अच्छा वर्क करता है। तो होता क्या है, देखिए इन संसाधन जो है ना, इनका जो असमान पहुंच है, यानी सबके पास अलग अलग तरीके की पहुंच, यही क्या कहलाती है, सामाजिक विषमता कहलाती है। इसमें सामाजिक स्तरीकरण की भी अपनी एक भूमिका होती है। ये क्या कहती है कि सामाजिक स्तरीकरण, आपको याद होगा क्लास 11 की समाज के बोध में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो आप वो भी एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर कवर करना। तो क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं, बल्कि समाज की, देखिए व्यक्तियों की नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। मतलब कहने का है कि इसमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव होता है। जैसे अगर आदिवासी समाज में देखेंगे तो वो थोड़ा उत्पादन करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण होता है वो कम पाया जाता है, शुरुआती स्तर का पाया जाता है। लेकिन अगर उन्नत समाज में देखेंगे, डेवलपमेंट में देखेंगे, शहरों में आकर के देखेंगे, जहाँ निर्भरता बढ़ जाती है, वहाँ देखेंगे तो क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ उत्पादन हो रहा होता है। आप देखेंगे तो वहाँ पे जब ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होता है तो क्या होता है कि सामाजिक संसाधन जो होते हैं वो एक असमान रूप में बढ़ जाते हैं सामाजिक श्रेणी में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कहने का मतलब है। देखिए आप कहीं ना एक एग्जाम्पल भी लेंगे ना, तो जैसे बड़ी बड़ी सोफ़ा कंपनी है ना, वो मालिक जो है ना वो बहुत सारे सोफ़ा बनाता है, एप्पल जूस ना बहुत सारे जूस बनाता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है प्रोडक्ट कर रहा होता है। लेकिन वहीं जब पहले ज़माने में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में देखते थे, तो क्या होता था कि वो लोग अपने लिए उस कार्य को करते थे ज़्यादातर, है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे क्या है कि श्रम विभाजन हो चुका है, तो वो स्तरीकरण वहाँ पे एक मेंटेनेंस हो रहा है। इस सामाजिक स्तरीकरण क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे, भाई जाति व्यवसाय के आधार पर हमने देखा था ना कि जन्म से ही व्यवसाय निर्धारित हो जा रहा है। दलित जो लोग हैं वो खेतीहार, मजदूरी, सफाई कर्मी जैसे काम में बंधे हुए हैं, है ना। उनकी ऊंची नौकरी अगर वो पाना चाहें तो इसके अवसर क्या है, बहुत कम उनको मिलते हैं। और आज हम देखते हैं कि शिक्षा की वजह से वो लोग इस चीज़ को पा भी रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जर्नी बहुत ईजी होती है, नहीं होती है। अंतर विवाह की जैसी चीज़ें देखते हैं, यानी कि जब जाति में एक जैसे लोगों में एक जैसी ही शादियाँ होंगी तो क्या होगा, वो एक जैसा ही तो सोचेंगे ना, चीज़ें तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर चलती रह जाएंगी ना। क्योंकि अंतर जातीय अगर हम विवाह कर लेंगे तो जातीय विभाजन को तो खत्म हो जाना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है अंतर जातीय विवाह वगैरह होने लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है इसको को विश्वास या विचारधारा द्वारा ही समर्थन प्राप्त होता है। यानी कि इनको विश्वास प्राप्त होता है। कोई भी अगर व्यवस्था है पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चल रही है, जब तक हम उस पर बिलीव ना करें, है ना। तो ये बिलीव कैसे होता है, आप देखते हैं पुराने टाइम पे कि वर्ण व्यवस्था थी, तो जाति व्यवस्था में, कर्मकांडी व्यवस्था में क्या होता था, शुद्धता की बात होती थी। कुछ कौन लोग शुद्ध होते थे, कौन लोग अशुद्ध होते थे, जो उच्च जाति के लोग थे वो शुद्ध थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि जो विशेषाधिकार प्राप्त ब्राह्मण जाति जो उच्च स्थिति में थे, तो भाई वो तो जाति प्रजाति का जोरदार समर्थन करते थे ना, और आज भी देखते हैं कहीं ना कहीं करते हैं किसी किसी रूप में। तो निम्न जाति के लोग होते हैं, जो शोषित वर्ग है, अपमानजनित वर्ग है, वो क्या करेगा, चुनौती देगा। तो ये सारी चीज़ें कि स्तरीकरण में ना एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ये एक सामाजिक विषमता को जन्म देती है। अच्छा ये भी एक चीज़ है कि बहिष्कार और भेदभाव केवल आर्थिक आधार इसका नहीं होता है, बल्कि धर्म, जाति, लिंग व भाषा, विकलांगता, नजाति आधार पे भी होते हैं, ठीक है। ये हमारी कहीं ना कहीं पहले की सोच पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप आज मान लीजिए किसी धर्म के हैं, तो वो धर्म में आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं ना कि आपका धर्म औरों से अच्छा है। ये कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह तो आपके अंदर बैठा हुआ है ना कि आपकी चीज़ें, आपके धर्म में ये चीज़ें अच्छी हुई हैं, बिना जाने सोचे समझे भी आप उन चीज़ों को कई बार फॉलो कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में तो आप दिमाग लगाते होंगे अगर आप शिक्षित हैं, या जो भी आप सोचते होंगे अगर आपकी एनालिटिकल पावर है, लेकिन कुछ चीज़ों को तो आप बिना सोचे समझे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, मान रहे हैं ना। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पूर्वाग्रह की वजह से हमारे अंदर होता है। आपको बात समझ में आ रही है ना ये बात। यहाँ पे देखिए भेदभाव जो ये वाली बात है कि आर्थिक आधार पे नहीं होते, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे होते हैं। इसका आपको एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे कि अभिजात वर्ग की महिला जो है आज उनका भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं। अल्पसंख्यक समूह है, अगर वो भले व्यावसायिक रूप में बहुत बड़ी तरीके से अच्छे से वो परिपक्व है,
लेकिन उनको भी महानगर के मध्यम वर्गीय कॉलोनी में घर लेने में कठिनाई हो जाती है। तो ज़्यादातर सोच हमारी क्या है, दूसरे समूह या वर्ग धर्म के लिए हमारे पूर्वाग्रह पर आधारित है, यानी हमारी खुद की जो प्रेजुडाइज है ना उस पर निर्भर कर रही है कि आखिर हम सोचते कैसे हैं एक दूसरे के लिए। आपको समझ में ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हमारी सोच पर ये चीज़ें बहुत निर्भर कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक समूह का किसे कहते हैं पूर्वाग्रह, एक समूह का दूसरे समूह के लिए पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार ही पूर्वाग्रह कहलाता है, यानी कि पूर्व निर्णय होता है। ये पूर्व निर्णय का मतलब बिना जाने परखे, बिना किसी सबूत के, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे एक विषय के लिए शुरुआत में हम धारणा बना लेते हैं, इसे अपरिवर्तनीय रखते हैं। कैसे? मतलब अगर नई बात आ भी जाए, नई जानकारी मिल भी जाए, तो भी हम बदलने से उसको इनकार कर देते हैं। इसमें क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं होती हैं, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर हम नकारात्मक पूर्वाग्रह को इन चीज़ों में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि ये कठोर होते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कई चीज़ों में, अच्छा रूढ़िबद्ध धारणाएं फिर होती कैसे हैं, कैसे मतलब रूढ़िबद्ध धारणा पे काम करते हैं। देखिए, यानी स्टीरियोटाइप्स, आप बहुत सारी चीज़ें आज भी देखते होंगे फीमेल्स को लेकर के या किसी तरीके के प्रजाति समूह या अन्य जाति समूह, इन सब के बारे में कुछ कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे अंदर बैठा हुआ है कि हाँ ये काम फीमेल्स नहीं कर सकती है तो नहीं कर सकती हैं, ये चीज़ें नजाति आदिवासी ऐसे होते हैं तो होते हैं। एग्जैक्टली कुछ चीज़ें जो जानते भी नहीं, उन्हें पूरी तरीके से फील भी नहीं कर पाए, लेकिन हम हर इंसान को उस कैटेगरी में डाल देते हैं। ये बात कहीं ना कहीं आपने देखी ही होगी ना, फील तो करी है ना ये चीज़ें। और कैसे ये चीज़ें ज़्यादा कब प्रयोग होने लगा, देखिए औपनिवेशिक देन, रूढ़िबद्ध कई ऐसी, कई है ना, सारी नहीं, कई ऐसे रूढ़िबद्ध विचार थे जो औपनिवेशिक देन है। क्या मतलब, देखिए हम भारत बहुत लंबे समय से औपनिवेशिक रहा है ना, यानी कॉलोनियल सिस्टम रहा है ना। तो उसमें क्या होता था कि कुछ समुदायों को हमने वीर प्रजाति कह दिया, तो किसी को हमने कायर पौरुषहीन कह दिया, हमने नहीं मतलब इन अंग्रेजों ने कह दिया, ठीक है। तो किसी को बहुत ऊपर सर पे चढ़ा दिया, तो किसी को आलसी और चालाकी कह दिया, ठीक है। तो क्या ये सारी बातें पूरी तरीके से सही थी? नहीं सही थी ना। आज भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ हम स्पेसिफिक कास्ट को अगर हम देखते हैं हिंदू वर्ग में, तो हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक कास्ट ज़्यादा चालाक है, वो स्पेसिफिक कास्ट ज़्यादा ज्ञानी है, वो स्पेसिफिक कास्ट ज़्यादा व्यवसाय में दिमाग लगाती है, वो स्पेसिफिक कास्ट स्पेशली इस चीज़ में ज़्यादा काम करती है। कई बार ये चीज़ें देखते हैं ना, ये सब क्या है, ये हमारी खुद की स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सब हमारे खुद के पूर्वाग्रह हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब ज़्यादा डेवलप हुई, जब औपनिवेशिक आया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़्यादातर लोगों को, किसी को बहुत पूरे समुदाय को आलसी और चालाक कह दिया। क्या ये पॉसिबल था? ये क्या सही था? नहीं सही था, क्योंकि कुछ लोग तो मान सकते हैं चलिए उस समुदाय के चालाक हो, आलसी हो, लेकिन क्या सारे ही लोग होंगे? नहीं ना। तो यही तो रूढ़िवाद धारणाएं हैं जिसने विषमता और बहिष्कार को जन्म दिया, और क्या लाया, भेदभाव को लेकर के आया। तो भेदभाव कैसे लाया, भेदभाव का मतलब क्या हुआ, यदि इसका मतलब देखिए, पूर्वाग्रह मनोवृत्ति अगर विचार है, तो भेदभाव क्या है, ये दूसरे व्यक्ति व व्यक्ति के लिए किया गया अपना एक व्यवहार है। इसको प्रमाणित करना कठिन होता है। कैसे कठिन होता है? देखिए, यहाँ पे पहले हम पहले पॉइंट को ही समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये कहने कोई अवसर है वो किसी के लिए खुला है, ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए वो जाति, लिंग या धर्म के आधार पर उसको वो काम करने से या नौकरी देने से मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ही क्या होता है कि इसको प्रमाणित करना कठिन हो जाता है भाई, क्योंकि क्या होता है कि खुले तौर पर हम नहीं मानते ना उस चीज़ को, ये स्पष्ट रूप में नहीं कहते ना कि हमने क्यों उसको नौकरी देने से मना किया। हो सकता है हमने जाति के आधार पर मना किया हो, लेकिन हम उसको न्याय संगत बना देते हैं और क्या कहते हैं कि हमने भाई उसके पास योग्यता कम थी, इसलिए हमने दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटीज दे दी जिसके पास योग्यता क्या थी, ज़्यादा थी। इस तरीके से हम बहिष्कार, विषमता, इन सब का सामना करते हैं। तो क्या होता है कि सामाजिक अपवर्जन और बहिष्कार, ये इसमें होता क्या है कि देखिए, ऐसे तौर तरीके जो अपनाए जाते हैं जो व्यक्ति समूह को समाज में पूरी तरीके से घुलने मिलने नहीं देते हैं, यानी कि व्यक्ति समूह को उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अधिकांश जनसंख्या के लिए क्या होता है, खुला होता है, ठीक है। सामाजिक भेदभाव अचानक से नहीं होता है, बल्कि ये व्यवस्थित रूप से बना हुआ होता है। ये अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध होता है। गरीब थोड़ी नहीं चाहता है कि वो फुटपाथ पे बैठ के सोए, चाहता है क्या, नहीं चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसके कर्म और उसकी आसपास की व्यवस्थाओं की वजह से उसको वहाँ पे ऐसे रहना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अमीर है, अमीर चाहेगा कि जाके वो फुटपाथ पे सोए, जबकि वो फुटपाथ का प्रयोग कर सकता है, पर वो तब भी फुटपाथ पर जा करके नहीं सोएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है ना कि कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें होती हैं अनैच्छिक हैं, ये भेदभाव भी जो है ना ये अनुभवी तरीके से हो रहा है, ठीक है। और जो बहिष्कृत व्यक्ति है वो मुख्यधारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर ही बंद कर देता है, यानी वो वापस नहीं आना चाहता है। जो बहिष्कृत व्यक्ति है, जो एक गरीब व्यक्ति है, जो
एक बार निकाल दिया गया है, उसकी इच्छा नहीं होती कि वो वापस उस मुख्य धारा में आ जाए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये अचानक से नहीं हो रहा है ना, ये लंबे समय से हो रहा है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वो तकलीफ हो रही है, ठीक है। जैसे देखते हैं हिंदू समुदाय में अक्सर जो निम्न जाति लोग होते हैं, जैसे दलित वगैरह, इन सबको मंदिर प्रवेश पे पाबंदी लगा दी गई थी और दर्शकों तक ये व्यवहार किया गया व्यवहार। तो बाद में क्या हुआ कि दलितों ने अपने मंदिर बना लिए, बौद्ध, जैन या ईसाई, इस्लाम, इन सब धर्म में वो क्या हुए, जा करके शामिल हो गए, है ना। तो वो चीज़ें हम देखते हैं, तो वो उसमें क्या हुआ कि वो इस तरीके की जब जाके शामिल हो गए तो उनको वापस में क्या हुआ कि हिंदू धर्म के किसी मंदिर में जाने की या उनके उपलक्ष्य में शामिल होने की इच्छा ही नहीं रह गई, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और इन सबको सही करने के लिए या इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए सिर्फ कानून अकेले नहीं काम कर सकता है, इसके लिए ना जागरूकता ज़रूरत होगी। इस परिवर्तन को लाने के लिए संवेदनशीलता के साथ सामाजिक अभियानों की, आंदोलनों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद ने अभिजात वर्ग को भी भेदभाव से अवगत कराया था। पहले क्या हो रहा था कि भाई महिलाएं और दलित और अन्य उत्पीड़ित वर्ग ही भेदभाव का सामना कर रहे थे, लेकिन जब उपनिवेशवाद आया यानी कि कॉलोनियल सिस्टम आया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने सारे वर्गों को भाई एक साइड कर दिया था ना, सारे वर्गों को फिर तो भेदभाव का सामना करना पड़ लग गया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जैसे अब इस आगे वाले चैप्टर में हम ये 4 समूहों के बारे में बात करेंगे कि सामाजिक बहिष्कार और विषमता के जो शिकार रहे थे उन 4 समूहों के बारे में पढ़ेंगे, दलितों या अछूत जातियों के बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के बेस पे पढ़ेंगे, महिलाओं के बेस पे पढ़ेंगे, या कोई और अक्षम लोग हैं उनके बेस पे पढ़ेंगे। इसमें हम ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रांसजेंडर जानते हैं आप क्या होता है? ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो पुरुष से स्त्री बने हैं, किसी या तो स्त्री से पुरुष बने हैं, अपनी स्वेच्छा से बने, अपनी इच्छा से बने, और ये किसी न किसी शल्य चिकित्सा के वजह से के द्वारा किया जाता है। थर्ड जेंडर कौन होते हैं? जो ना तो पूर्ण पुरुष होते हैं, ना ही पूर्ण स्त्री होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, इनके अंदर दोनों ही तरीके की विशेषताएं मिलती हैं, ठीक है। भारत में तीसरे जेंडर को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का चैप्टर।